तो अभी जब तक स्टूडेंट्स आते हैं, आप एक बार मेरे को टेबल सुनाओ नॉमिनेटिव की, एक्कुजेटिव की और दाटिव की। नॉमिनेटिव इज सब्जेक्ट, एक्कुजेटिव इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दाटिव इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कल आपको 3 टेबल कराई थी, नॉमिनेटिव की, एक्कुजेटिव की और दाटिव की, और उसके बाद में मैंने आपको वर्ब कंजुगेशन सिखाया था। तो थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करो स्नेहा, क्या एक बार नॉमिनेटिव के, एक्कुजेटिव के और दाटिव की तीनों टेबल सुनाओ, और मेरे को वर्ब Yes, sir. कंजुगेशन के बारे में बताओ, कैसे वर्ब कंजुगेशन होता है। Okay, sir. I will start. Ish, mish, mia, do, dish, dear, in, im, zi, ihr, as, im, wir, uns, sie, ihnen, sie, ihnen, ihr, euch, euch. या ऑइश Okay. ऑइश। Yes, sir. ठीक है, और Then वर्ब अब verb conjugation के बारे में। सर ऐसे बता दूं कि इश के साथ ई यूज होता है, उसकी रूट के साथ जो एंडिंग पॉइंट है वो ई यूज होएगा, ऐसे बता दूं सर? देखो हाँ जी, मैं बता, तो मैं एक्सप्लेन करूँ। देखो यस देखो कोई बात यस सर। नहीं। कल हमने क्या किया था, लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। ये आप पढ़ लेना, क्या है, सिंपल सा है जो मैंने बता ही दिया था। पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं। आई को इश बोलते हैं, यू को डू बोलते हैं, ही को एर बोलते हैं, शी को जी बोलते हैं, इट को एस बोलते हैं, वी को विया बोलते हैं, यू ऑल को इया बोलते हैं, दे को जी बोलते हैं और यू फॉर्मल को जी बोलते हैं। और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मिश, तो आपने याद की होगी टेबल, इश मिश मिया। अभी आपको ये वाली टेबल याद नहीं करनी है, सिंपल आपको ये करना है, इश मिश मिया। मिश और मिया मीन्स क्या होता है, मी। डिश और डिया मीन्स क्या होता है, यू। और हिम मीन्स जिसका मतलब होता है हिम। इन और इम, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया ताकि आपको साउंड्स में प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाली कल हमने टेबल याद की थी, इश मिश मिया, डू डिश डिया, एर इन इम, जी एया, एस इम, विया उन्स, इया ओइश ओइश, जी इनन, जी इनन, ये वाली टेबल थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बता रखा है कि नॉमिनेटिव, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट में जो चीज होगी नॉमिनेटिव, यानी कि जहां पे भी हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, आई से शुरुआत होता है। जैसे कि मेरे को लिखना है, अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है आई गो टू होम, आई गो टू होम लिखना है, तो मैं आई मेरा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। एक्कुजेटिव क्या है, एक्कुजेटिव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे मी, यानी कि ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी वर्ब हो गई, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ मी। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट हुआ मी। अब बात करते हैं यहाँ पे डाटिव की। देखो डाटिव क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा, ही गिव्स मी द बुक, यानी कि ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी वर्ब हो गई, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए। तो जाहिर सी बात है, दोनों ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकते, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, एक्कुजेटिव। एक्कुजेटिव। Accusative. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, Dative. दाटिव। दाटिव। ठीक है, और जेनेटिव आपके अभी सिलेबस में आता नहीं है, इसलिए जेनेटिव को नहीं करेंगे। मेन फोकस करेंगे हम नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव और दाटिव पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन की टेबल पढ़ी है, जो आपको याद है। ये वाली अभी आपको नहीं करनी है, फोर्थ वाली आपको नहीं करनी है। ब्लू कलर है नॉमिनेटिव, रेड कलर है एक्कुजेटिव, और थर्ड कलर है ग्रीन कलर है आपका दाटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, अगर कहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक्कुजेटिव, और अगर कहीं पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपका दाटिव। सिंपल सा आपको ये चीज याद रखना है। क्लियर यहाँ तक, सर आगे चलते। जो इसमें इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा वो है ना, बुक। हाँ, क्या इनडायरेक्ट सर। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, क्योंकि यहाँ पे मिया मी। यूज हुआ है ना, मिया यूज हुआ है ना, यहाँ पे हाँ मिस जी थोड़ा नहीं यूज हुआ है, मिया यूज हुआ है यहाँ हाँ पे। जी हाँ जी। अब ये चीज ठीक है। बताऊंगा, ये चीज आप कैसे पहचानोगे, इसी के लिए आपको अभी केसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, वर्ब कंजुगेशन के बारे में है ये। ठीक है, कल मैंने आपको ऐसे वर्ब कंजुगेशन सिखाई थी। कल मैंने आपको सिखाई थी लेबन की। यहाँ पे दिया हुआ है माखन का, माखन का मतलब होता है टू डू, टू मेक। देखो यहाँ पे मैंने 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन किया है, आप 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैंने आई को लिखा था, सेकंड पे यू को लिखा था, थर्ड पे मैंने ही शी इट को लिखा था, फोर्थ पे मैंने वी को लिखा था, और फिर मैंने क्या लिखा था,
यू ऑल को लिखा था और लास्ट में दे और यू को लिखा था। ये 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन है। अगर 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन करनी है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको विया के साथ में ले सकते हो। तो इश का फ्रेंड कौन होता है, रूट प्लस ई, डू का फ्रेंड रूट प्लस एस टी, एस का फ्रेंड रूट प्लस टी, विया का रूट प्लस ई एन, और यू ऑल का रूट प्लस टी, और इसका भी विया वाला सेम ही है ई एन। तो पहले अब जितनी मैंने आपको वर्ब्स बताई थी उसमें वर्ब्स हमारी कैसे बनती है, रूट प्लस एंडिंग से मिलके बनती है ना, रूट प्लस एंडिंग से मिलके बनती है ना। तो माखन में रूट हमारा क्या हुआ, माखन हुआ, मार्क हुआ, MACH जो ब्लू कलर से है। यस और ई एन हमारी क्या यस हुई, सर, एंडिंग हुई। तो हमने क्या किया, यस सर। रूट प्लस उनके फ्रेंड्स को ऐड किया। यहां से आप कोई भी वर्ब लोगे, जस्ट मिनट पानी पी रहा था। यहाँ से आप कोई भी वर्ब लोगे, जैसे लीबन लोगे या लियानन लोगे, तो आप वहां से क्या करोगे, रूट को अलग करोगे और फिर उनके फ्रेंड्स को या उनके एंडिंग्स को ऐड करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सबकी एंडिंग है। आई की एंडिंग है ई, इश की एंडिंग है ई, डू की एंडिंग है एस टी, एस की एंडिंग है टी, विया की एंडिंग है ई एन, ईया की एंडिंग है टी, और जी की एंडिंग है ई एन। ये आप इनके फ्रेंड से आप याद कर सकते हो। इश का फ्रेंड है रूट प्लस ई, डू का फ्रेंड है रूट प्लस एस टी, एस का फ्रेंड है रूट प्लस टी, विया का है रूट प्लस ई एन, और ईया का है रूट प्लस टी, और जी का है रूट प्लस ई एन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स ने आज ही ज्वाइन किया है, तो उनकी जो एक्स्ट्रा क्लास होगी वो सैटरडे और संडे होगी। ठीक है, अभी जितना आपको समझ में आ रहा है आप समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये तो सिंपल सा है, इसको पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें, ये आपके काम का भी अभी नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें केस के बारे में करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि लेसन 3 में हम 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहला हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, जो हमने सीखा, इश मिश मिया डू डिश डिया। सेकंड नंबर पे हम सीखेंगे वर्ब कंजुगेशंस करना, हमें वर्ब कंजुगेशंस करनी आ गई। अब हम तीसरे नंबर पे सीखेंगे जर्मन केसेस के बारे में। ठीक है, तो अभी केसेस के बारे में क्या बता रहा हूँ, नॉमिनेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। यानी कि देखो, जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है वो सारे के सारे ब्लू कलर से हैं, क्योंकि ये मेरे नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। ठीक है, यानी कि आई एम रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें सब नॉमिनेटिव कौन सा है, आई एम रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें नॉमिनेटिव कौन क्या है, आई इसमें आई। नॉमिनेटिव। और यू आर गोइंग की बात करूं तो इसमें यू क्या नॉमिनेटिव क्या है, यू यू। ही हैज ए गुड डॉग की बात करूं तो इसमें नॉमिनेटिव क्या है, ही है। ही और ये सब आपको पता ही है कि आई को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, ही को क्या बोलते हैं, शी को क्या बोलते हैं, इट को क्या बोलते हैं, ये यस सब सर। आपको पता ही है। तो ये सेंटेंस भी आप अभी बनाना सीख जाओगे आज ही। उसके बाद में बात करते हैं अक्कुजाटिव। अक्कुजाटिव क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अक्कुजाटिव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, जैसे कल मैंने एक सेंटेंस बनाया था आपको, आई लव यू, तो यहाँ पे यू मेरा क्या है, यू मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट अक्कुजाटिव। अक्कुजाटिव है। और आई मेरा क्या है, आई मेरा क्या है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव। यानी कि ये मेरा नॉमिनेटिव है, ये मेरा अक्कुजाटिव है, और बीच में वर्ब है। तो ऐसे ही आप सारे बनाना सीख जाओगे, कैसे यहाँ पे बनेगा, आई से यू, आई मीट यू, सब आप बनाना सीख जाओगे अभी। लेकिन इससे पहले यस आपको सर। केस करना पड़ेगा। फिर डाटिव की बात करते हैं। तो देखो डाटिव में क्या है, 2 ऑब्जेक्ट यूज हो रखे हैं, ही गिव्स मी अ गिफ्ट। मी क्या है यहाँ पे, मी क्या है यहाँ पे, डाटिव। डाटिव। और अ गिफ्ट क्या है यहाँ पे, तो सर अक्कुजाटिव। वो है अक्कुजाटिव। और ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव, सॉरी सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव। सिंपल सा, बस सारे ऐसे ही हैं। यानी कि जहां पे आप ग्रीन कलर देखोगे वो आपको डाटिव दिखेगा। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये आपको नहीं करना है अभी। ये उनके लिए भी है जो बच्चे A1 A2 के बाद में डिवीजन करते हैं, इसलिए नोट्स जो है मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से नॉमिनेटिव क्या होता है ये आप पढ़ लेना, बाकी मैं अभी व्हाइट बोर्ड में आपको समझाऊंगा, ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नॉमिनेटिव के यहाँ पे सेंटेंस बने हुए हैं। यहाँ पे ये द डॉग हमारा क्या है, रेड कलर है, तो अक्कुजाटिव है। यहाँ पे डैम मान आ गया, तो यहाँ पे क्या है, द मैन हमारा क्या है, डाटिव है। और दस बुक हमारी क्या है, अक्कुजाटिव है। सर जेनेटिव आपके साथ। अगर लाइन में सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो पहला हमेशा डाटिव होगा, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डाटिव होगा, उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा कैसे बनेगा। ठीक है,
मोस्टली डाटिव होता है, 99% में डाटिव होता है। देखो, अब वर्ब्स और prepositions होती हैं, वर्ब्स एंड prepositions भी होती हैं, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैंने यहाँ पे नॉमिनेटिव के आगे कुछ वर्ब्स लिखी है ना, डाटिव, जब आपको डाटिव की बात की तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी, यहाँ पे कुछ prepositions लिखी। ठीक है, डाटिव की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखी, यहाँ पे कुछ मैंने prepositions लिखी। जेनेटिव की बात की तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 वर्ब्स लिखी और कुछ वर्ब्स लिखी, prepositions लिखी। यानी कि सबकी अलग अलग वर्ब्स, सबकी अलग अलग prepositions है ना, ये चीज है। इसके बाद में थोड़ा सा समरी है, इसको आप पढ़ लेना अगर आप पढ़ोगे, वरना तो व्हाइट बोर्ड से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अब नॉमिनेटिव सेंटेंस। तो नॉमिनेटिव का अगर मान लो कोई सेंटेंस आपसे बनाने के लिए बोलता है तो नॉमिनेटिव तो सिंपल है, यानी कि हर सेंटेंस में नॉमिनेटिव तो होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस बन नहीं सकता। बन सकता है? नहीं बनेगा ना, तो हर सेंटेंस में नॉमिनेटिव तो होगा ही होगा। तो ये देखो, हर सेंटेंस में नॉमिनेटिव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी मेरे सब्जेक्ट है मैंने उनको ब्लू कलर से किया है, ये मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि अगर मैं कोई सेंटेंस बनाऊं तो उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा, भाई ऑब्जेक्ट भी तो होगा। आई सी द मैन, तो आई तो मेरा नॉमिनेटिव हो गया, द मैन मेरा क्या हो गया, द मैन मेरा क्या हो गया, एक्कुजेटिव हो गया, यानी कि एक्कुजेटिव। एक्कुजेटिव। तो ऐसे सारे बने हुए। अब यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो तो मेरा नॉमिनेटिव है ही। अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या हुआ, सीधा सा दो ऑब्जेक्ट हुए, एक डाटिव है, एक एक्कुजेटिव है। एक डाटिव है एक एक्कुजेटिव है, सिंपल सा। बस ये मिक्स सेंटेंसेस हैं, ये ऐसे हैं। ये अभी आपको प्रॉपर समझ नहीं आएंगे, ये एक्चुअली जब आप टेंसेस करोगे ना, टेंसेस करोगे मतलब कुछ 10 से 15 दिन के बाद में आपको सारे सेंटेंस आप खुद से कर लोगे, मेरे से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसके लिए भी आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा। अब बात करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे बताया था जब हम लेसन नंबर 3 कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी। लक्ष्य जगह, 3 चीजें हमारी कौन कौन सी हैं? सबसे पहला आता है मेरा पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें हमें कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ इसमें हमें टेबल सीखनी है, जो आपको टेबल याद है, इश मिश मिया डू डिश दिया, आपको याद है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जर्मन में कैसे बोलते हैं, आई को कैसे बोलते हैं, यू को कैसे लिखा जाता है, कैसे बोलते हैं, ये सब चीजें सीखनी थी। तो यहाँ से हमने नॉमिनेटिव में सीखा, यहाँ से हमने एक्कुजेटिव की टेबल में सीखा, और यहाँ से हमने डाटिव की टेबल में सीखा। ये चीज हमारा क्लियर है। इसके बाद में चलते हैं, फिर हमने सीखा वर्ब कंजुगेशन करना। वर्ब कंजुगेशन हमने करना सीखा, आपको पता ही है। यानी कि सब्जेक्ट के साथ में जब भी कोई वर्ब आती है तो उसका क्या होता है, वर्ब कंजुगेशन होता है। वर्ब कंजुगेशन को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, वीसी। जैसे कि अगर आपको आई लव लिखना है तो आपको क्या बोलोगे, आप इश लीबे। यू लव लिखना है तो क्या बोलोगे, डू लिव्स। ही लव्स बोलना है तो आपको एया लिव्ड। यानी कि आप ऐसे सीखोगे, यानी कि रूट प्लस ई, रूट प्लस एस टी, ऐसे आपने सीखा यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज हम सीखेंगे यहाँ पे, क्या सीखेंगे, जर्मन केसेस। जर्मन केसेस के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। अब केसेस की बात करें तो केसेस हमारे कितने होते हैं, 4 हमारे केसेस होते हैं। एक होता है हमारा नॉमिनेटिव, एक होता है हमारा एक्कुजेटिव, एक होता है हमारा डाटिव, और एक होता है हमारा जेनेटिव। ये हमारे 4 यहाँ पे केसेस होते हैं। जब हमें ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो फिर हम सेंटेंस बना सकते हैं, फिर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपका फर्स्ट और सेकंड तो हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस और वर्ब कंजुगेशंस में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम? रॉबिन, स्नेहा, मिली आई है, मिली, नो सर। प्राची, नो सर। प्राची, नित्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं जर्मन केसेस की। जर्मन केसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं जर्मन केसेस क्या होते हैं, यानी कि जर्मन केसेस होते हैं जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, तो या तो जर्मन में क्या होते हैं, केसेस होते हैं, 4 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, दाटिव और जेनेटिव। यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो या तो वो मेरा सेंटेंस नॉमिनेटिव से बनेगा, या वो मेरा सेंटेंस एक्कुजेटिव से बनेगा, या वो मेरा सेंटेंस दाटिव से बनेगा, या वो मेरा सेंटेंस जेनेटिव से बनेगा। बट नॉमिनेटिव तो सब में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। ठीक है, देखो कैसे, सिंपल सा। जर्मन केसेस के बारे में बता रहा हूं। जर्मन, ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपकी अभी हो रही हैं आगे नहीं होंगी, आगे भी होंगी। जर्मन केसेस के बारे में बता रहा हूँ, आगे भी हम करेंगे, लेकिन एक हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी प्रॉपर ग्रामर पार्ट शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। बात करते हैं जर्मन केसेस की। तो मैंने बोला कि जर्मन में जो 4 टाइप ऑफ केसेस होता है, कितने होते हैं, 4 टाइप ऑफ केसेस होता है। ठीक है, सबसे पहला है मेरा नॉमिनेटिव। सबसे पहला है मेरा नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव। सेकंड पे आता है मेरा एक्कुजेटिव। थर्ड पे आता है मेरा दाटिव, एंड फोर्थ पे आता है मेरा जेनेटिव। सिंपल सा है, जर्मन केस लिखा मैंने, 4 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, दाटिव और जेनेटिव। नॉमिनेटिव क्या होता है, नॉमिनेटिव वो होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। एक्कुजेटिव वो होता है जिसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। दाटिव वो होता है जिसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जेनेटिव होता है जब हमारे दो नाउन्स के बीच में रिलेशंस हो, या फिर हमारा पोजेसिव, पोजेसिव लिख लो, या दो नाउन्स के बीच में रिलेशन हो, या हिंदी की बात करूं तो जहां पे का की के का यूज हो। जैसे कि मेरा सेंटेंस बने, ये मेरे फादर की कार है, ये मेरे भाई का लैपटॉप है, ऐसे। ठीक है, तो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, एक्कुजेटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जेनेटिव आपको अभी नहीं करना है, करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूं कि नॉमिनेटिव में क्या होता है। नॉमिनेटिव के पास में खुद की वर्ब्स होती हैं। नॉमिनेटिव के पास में 4 वर्ब्स हैं। नॉमिनेटिव के पास में क्या है, 4 वर्ब्स हैं। नॉमिनेटिव के पास में कोई भी prepositions नहीं है, यानी कि अगर मैं बात करूं, पोजिशंस नहीं है। ठीक है, यानी कि अब जर्मन में जितनी भी हमारी वर्ब्स है ना, जर्मन में जितनी भी मान लो हमारी वर्ब्स हैं, वो क्या है, वो केस के अंडर में आती हैं। यानी कि जैसे कुछ वर्ब्स तो नॉमिनेटिव के पास में है, कुछ वर्ब्स जो हैं, कुछ वर्ब्स और प्रेपोजिशंस जो हैं वो एक्कुजेटिव के पास में है, कुछ वर्ब्स और कुछ प्रेपोजिशंस हमारी दाटिव के पास में है, कुछ वर्ब्स और कुछ प्रेपोजिशंस हमारी जेनेटिव के पास में। वैसे जेनेटिव की खुद की कोई वर्ब्स नहीं है, लेकिन जेनेटिव की प्रेपोजिशंस है। अब मैं बात करता हूं, जैसे नॉमिनेटिव के पास में यहाँ पे 4 वर्ब्स आई हैं, तो एक्कुजेटिव के पास में कितनी वर्ब्स आती हैं। एक्कुजेटिव के पास में है 150 वर्ब्स। एक्कुजेटिव के पास में है 150 वर्ब्स, और एक्कुजेटिव के पास में है 7 prepositions, 7 prepositions। और इन 7 prepositions को एक कोड दिया गया है जिसको बोलते हैं फुडबोगे, यानी कि फुडबोगे जिससे prepositions मिक्स ना हो, FUDBOGE, फुडबोगे। अब ये फुडबोगे है क्या,
बोगे सिंपल सा है, जैसे कि एफ का मतलब हो गया फुआ, और फुआ का मतलब होता है फॉर। यू का मतलब है और का मतलब है अराउंड और एट, और एट। ऐसे ही हमारी प्रेपोजिशन है, ये आप आगे सीखोगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया, यानी कि जितनी भी हमारी 7 प्रेपोजिशन हैं उनके फर्स्ट लेटर मैंने लिखे हुए हैं। आगे बात करते हैं, तो डाटिव के पास में है 50 वर्ब्स। डाटिव के पास में कितनी वर्ब्स हैं? डाटिव के पास में है 50 वर्ब्स। डाटिव के पास में है 50 वर्ब्स। और डाटिव के पास में है हमारी फॉर्मजू सनम भागा 10 प्रेपोजिशंस। 10 3 4 prepositions, 10 prepositions। और उन 10 prepositions को जो याद करने का कोड है वो है फोन सू सनम भागा। यानी कि ये मेरी एक प्रेपोजिशन, ये मेरी दो प्रेपोजिशन, ये चार, यानी कि 10 प्रेपोजिशंस हमारी आती हैं डाटिव में। अब जेनेटिव की खुद की जेनेटिव की प्रेपोजिशंस तो होती, जेनेटिव की वर्ब्स तो होती हैं, लेकिन जेनेटिव की वर्ब्स यूज नहीं होती यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, जेनेटिव का ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक कर रहा हूँ, बट जेनेटिव की प्रेपोजिशंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। जेनेटिव की होती हैं 7 प्रेपोजिशंस। जेनेटिव की है 17 प्रेपोजिशन। 7 प्रेपोजिशन है, और जिनको हम कहते हैं, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, नमस्ते नमस्ते। मुझसे मेरा बैच चल रहा था, अभी जरा मैं फ्री होके करूँ? हाँ, थोड़ा बैच चल रहा था मेरा। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में कर लूंगा। ठीक है, ठीक। तो जो जेनेटिव की जो हमारी प्रेपोजिशंस हैं वो है हमारी 7 प्रेपोजिशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? वी वेट्स, डी, वी वेट्स डी। यानी कि वी वेट्स डी का मतलब क्या है? वी है, वेट्स है, और डी, यानी कि इनकी भी अलग अलग प्रेपोजिशंस है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रेपोजिशंस की बात करूँ ना, जैसे कि मान लो अगर जर्मन में 204 प्रेपोजिशंस है, तो 204 प्रेपोजिशंस में क्या हुआ, सॉरी 204 अगर वर्ब्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग को वर्ब्स दे दी। जैसे नॉमिनेटिव के पास में सिर्फ 4 ही वर्ब्स आई, अक्कुजाटिव के पास में सबसे ज्यादा वर्ब्स है, 150 वर्ब्स है। डाटिव के पास में क्या है? 50 वर्ब्स है। जेनेटिव के पास में कोई वर्ब्स नहीं है। ठीक है, और अगर मैं प्रेपोजिशंस की बात करूं, नॉमिनेटिव के पास में कोई प्रेपोजिशंस नहीं है, अक्कुजाटिव के पास में 7 प्रेपोजिशंस है, डाटिव के पास में 10 प्रेपोजिशंस है, और जेनेटिव के पास में 7 प्रेपोजिशंस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट है तो बताओ यहाँ तक। कोई दिक्कत? सर ये जो वर्ब्स है, मगर अगर ये आपको डायरेक्टिव ऑब्जेक्ट की है तो सिर्फ 150 ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, बाकी और कोई अदर नहीं है, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं A1 A2 की बात करूं, A1 A2 में आपके 200 वर्ब्स आती है। A1 में तो 100 वर्ब्स ही आती है, A2 की बात करूं तो वहां पे 200 वर्ब्स आती है। तो अगर आप, मैं यहाँ पे A1 A2 को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये तो लिमिटेड है, मतलब A1 के लिए इतना ही हो गया, ऐसे नॉर्मल ऐसे लिमिटेड है इसमें? हाँ, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप आकुजाटिव की 150 नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 50 या 60 तो आपको करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। ठीक है, यस। देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी से आपको केस एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हम वर्ब्स को मानते हैं, जो, देखो बहुत जल्दी आपको क्लियर होगा, और आप कभी नहीं भूलोगे केस के बारे में, और आप लॉजिक भी समझ जाओगे इसके पीछे का। जो यहाँ पे जर्मन केस है, उसको मानते हैं हम दादाजी, यानी कि जर्मन के दादाजी हैं, जहाँ से लैंग्वेज निकली है, ऐसा कुछ मानते हैं। और जो हमारी वर्ब्स हैं उनको मान लेते हैं सन, और जो हमारी प्रेपोजिशंस है
उनको मानते हैं डॉटर यानी कि बेटी। याद रहेगा। यानी कि जर्मन दादाजी क्या है, जर्मन केस हो गए दादाजी, वर्ब्स और प्रेपोजिशन उनके हो गए बेटा बेटी। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूं, देखो मैं एक फैमिली की स्टोरी सुना रहा हूँ, स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा। जर्मन केस हो गए यानी कि दादाजी हो गए। अब दादाजी की बात करें तो उनके हैं 4 बेटे। जर्मन दादा के कितने बेटे हैं, जर्मन दादा हैं जो उनके हैं 4 बेटे। पहले बेटे का नाम क्या है, नॉमिनेटिव। दूसरे बेटे का नाम क्या है, अक्यूजेटिव। थर्ड बेटे का नाम क्या है, डाटिव। और फोर्थ बेटे का नाम क्या है, जेनेटिव। यानी कि जर्मन के दादाजी, उनके आगे 4 बेटे। अब जब बेटे होंगे तो फैमिली भी होगी, शादी भी होगी। तो यहां से मान के चलो नॉमिनेटिव है, जो ये ब्लू कलर से लिखा है इनको मानो वाइफ। यानी कि जो नॉमिनेटिव की वाइफ है वो है सब्जेक्ट। अक्यूजेटिव की जो वाइफ है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डाटिव की जो वाइफ है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जेनेटिव की जो वाइफ है वो है प्रोसेसिव। याद रहा, यहां तक याद हुआ, क्लियर। यानी कि 4 बेटे, उनके आगे 4 वाइफ। यहां तक क्लियर। जर्मन दादाजी, उनके 4 बेटे और उनके आगे 4 वाइफ। सिंपल। अब जब ये हस्बैंड वाइफ है तो बच्चे भी होंगे। अब वर्ब्स का मतलब क्या है, वर्ब्स का मतलब है बेटे। और प्रेपोजिशंस का मतलब क्या है, बेटियां। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि नॉमिनेटिव के कितने बेटे हैं, तो नॉमिनेटिव के कितने बेटे हैं, नॉमिनेटिव के 4 बेटे हैं। नॉमिनेटिव के कितने बेटे हैं, नॉमिनेटिव के 4 बेटे हैं। और नॉमिनेटिव की कोई भी बेटी नहीं है, नॉमिनेटिव की कोई भी बेटी नहीं है। अब आपके वो जो 4 नॉमिनेटिव के जो 4 बेटे हैं ना, वो आपको उनके नाम पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे नॉमिनेटिव के 4 बेटों के नाम लिख रहा हूँ। एक का नाम है जाइन, एक का नाम है हाइसन, एक का नाम है ब्लाइबन, और एक का नाम है वियार्डन। एक का नाम है वियार्डन। जाइन का मतलब होता है टू बी, यहां से हमें मिलता है इज एम आर। हाइसन मीन्स होता है टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड। ब्लाइबन मीन्स होता है टू रिमेन या टू स्टे। और वियार्डन मीन्स होता है टू बिकम, टू बिकम। यानी कि मैंने क्या बताया, जर्मन दादा के 4 बेटे, पहला बेटे का नाम है नॉमिनेटिव और नॉमिनेटिव की जो वाइफ का नाम है सब्जेक्ट। और इनके आगे 4 बेटे हैं, इनकी कोई बेटी नहीं है। और उन 4 बेटों के नाम हमें याद है, यानी कि जाइन, हाइसन, ब्लाइबन और वियार्डन। याद हो गए 4 बेटों के नाम, जाइन, हाइसन, ब्लाइबन और वियार्डन। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अक्यूजेटिव की फैमिली की। जो अक्यूजेटिव है उनकी जो वाइफ का नाम है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अक्यूजेटिव की जो वाइफ का नाम है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनकी फैमिली जो है ना वो नॉमिनेटिव से बहुत बड़ी फैमिली है। यानी कि इनके 150 तो बेटे ही हैं। यानी कि इनके सन की बात करें तो इनके तो 150 तो बेटे ही हैं, 150 बेटे हैं इनके। और इनकी बेटियों के नाम कर, इनकी बेटियों को अगर कितनी बेटियां हैं इनकी, इनकी 7 बेटियां हैं। और उन 7 बेटियों को एक कोड दिया गया है जाकि हमें इनकी बेटियों के नाम याद रहें। तो मान लो कि इनकी एक बेटी का नाम है फुआ, इनकी एक बेटी का नाम है फुआ, तो फुआ का मैंने एफ का कोड दे दिया। एक बेटी का नाम है इनका मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, का एक कोड दे दिया। ठीक है, ऐसे मैंने कोड दे दिया ताकि मिक्स ना हो, ताकि ये मिक्स ना हो। तो ये जो अक्यूजेटिव की जो हमारे 150 बेटे हैं और अक्यूजेटिव की 7 बेटियां हैं। और उन 7 बेटियों के जो नाम है वो है फुडबोगे, फुडबोगे। अब बात करते हैं डाटिव की। तो डाटिव क्या है, डाटिव है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो उनकी वाइफ है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं डाटिव की फैमिली की बात करूं तो डाटिव के 50 बेटे हैं और डाटिव की 50 बेटी हैं। डाटिव के सॉरी 50 बेटे और 10 बेटियां हैं। डाटिव के 50 बेटे हैं और 10 बेटियां हैं। और उन 10 बेटियों के क्या नाम है, फोन सू सनम भागा, फोनजू सनम भागा। यानी कि कोड से याद रखें ताकि मिक्स ना हो। अब बात करते हैं जेनेटिव की। तो जेनेटिव की ऐसे ये वाइफ ही है और जेनेटिव की खुद की कोई वर्ब्स नहीं है, यानी जेनेटिव के खुद के कोई बेटे नहीं है। बट जेनेटिव की 7 बेटियां हैं। जेनेटिव की क्या है, 7 बेटियां हैं। और उन 7 बेटियों के नाम क्या है, वीवेट्स, डी के नाम से उनको बुलाया जाता है। यानी कि 7 बेटियों के जो नाम है, एक का नाम है वी से,
एक का नाम है डब्ल्यू से, एक का नाम है ए से, एक का आई और टी, एफ और डी से। ऐसे इनके बेटियों के नाम है जो आप आगे सीखोगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ब्स लिखवा रहा हूँ, यानी कि जैसे आपको नोमिनेटिव के बेटों के नाम तो पता है, क्या आपको एक्कुजेटिव के बेटों के नाम पता है? मैं यहाँ से आपको दो दो नाम लिखवा देता हूँ एक्कुजेटिव के बेटों के, ताकि आपको सेंटेंस में दिक्कत ना। यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ लीबन। मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पे लीबन। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लीबन लिख लो। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका लियानन लिख लो, लियानन लिख लो। ठीक है, या आप यहाँ पे हाबन लिख लो। तीन बेटों के नाम मैंने लिख दिए। लीबन का मतलब होता है टू लव, लियानन का मतलब होता है टू लर्न, और हाबन का मतलब होता है टू हैव, टू हैव। ठीक है, अब मैं यहाँ से डाटिव के बेटों के नाम भी लिखता हूँ। कम, मैं डाटिव के दो बेटों के नाम लिख देता हूँ। एक है आपका गेहन और एक है आपका हेल्फन। गेहन मीन्स होता है टू गिव, गेहन मतलब टू गो होता है, गेबन है गेबन, गेबन। गेबन का मतलब होता है टू गिव, और हेल्फन का मतलब होता है टू हेल्प, टू हेल्प। ठीक है, अब जेनेटिव का कोई बेटा नहीं है, जेनेटिव की प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बारे में भी हम बात ही नहीं कर रहे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सिंपल सा देखो, जर्मन दादाजी, उनके चार बेटे, फिर उनके आगे वाइफ, और फिर उनके आगे बेटे और बेटियां। नॉमिनेटिव के चार बेटे हैं, नॉमिनेटिव की कोई बेटी नहीं है। एक्कुजेटिव के 150 बेटे हैं, एक्कुजेटिव की 7 बेटियां हैं। डाटिव की बात करें, डाटिव के 50 बेटे हैं, डाटिव के 10 बेटियां हैं। जेनेटिव का कोई बेटा नहीं है, जेनेटिव की सिर्फ और सिर्फ 7 बेटियां हैं। और अगर मैं आपको नॉमिनेटिव के 4 बेटों की बात, वर्ब्स के बारे में बात करूं, तो 4 वर्ब्स हैं जाइन, हाइसन, ब्लाइबन और व्याडन। एक्कुजेटिव की वर्ब्स के बारे में बात करूं तो सिर्फ एक्कुजेटिव में आपको 150 में से सिर्फ 3 बेटों के नाम याद हुए हैं, लीबन, लियानन, हाबन। और अगर डाटिव की बेटों की बात करूं, 50 में से सिर्फ आपको 2 बेटों के नाम याद है, गेबन और हेल्फन। यहाँ तक क्लियर? कुछ दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक सिंपल सा तो था। सर ये जो नो सर। वर्ब्स जो हैं जो हमें याद कर, ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे या इसका कोई ट्रिक होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये डाटिव में कि एक्कुजेटिव में? वो मैं बताऊंगा आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैं वर्ब्स दूंगा ना, उसमें आपको नॉमिनेटिव और डाटिव की कुछ वर्ब्स याद करनी है ना। मतलब वर्ब तो आपको तीनों ही याद करनी पड़ेगी, तीनों फॉर्म ही। लेकिन आपको क्या है कि नॉमिनेटिव की 4 वर्ब्स याद कर लो, डाटिव की 50 वर्ब्स याद कर लो। अच्छा, बाकी बच्ची क्या, बाकी एक्कुजेटिव की है सारी। ओके। और सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है समझने की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस बेसिस पे इसका नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया गया है? वो मैं अभी बताऊंगा ना। देखो, अभी सेंटेंस करेंगे ना, उसमें समझ आएगा। देखो, अभी आगे भी है थोड़ा सा ना। ओके, ठीक है अब देखो, अब इन्होंने क्या किया आगे जाके, अब इन्होंने आगे जाके क्या किया, आगे जाके नॉमिनेटिव ने और डाटिव ने मिलके क्या किया, यानी कि सॉरी, एक्कुजेटिव ने और डाटिव ने मिलके क्या किया, कुछ और बेटियों को अडॉप्ट किया। यानी कि क्या किया, एक्कुजेटिव ने, आगे ये मेरा एक्कुजेटिव है, एक्कुजेटिव ने प्लस डाटिव ने मिलके क्या किया, एक्कुजेटिव और डाटिव ने मिलके क्या किया, जिनको बोलते हैं टू वे प्रपोजिशंस, टू वे प्रपोजिशंस। यानी कि एक्कुजेटिव और डाटिव ने क्या किया, आगे आगे जाके कुछ प्रपोजिशंस को अडॉप्ट किया। यानी कि कुछ प्रपोजिशंस को अडॉप्ट किया, जिसको नाम दिया गया टू वे प्रपोजिशन। यानी कि वो प्रपोजिशंस हमारी एक्कुजेटिव की भी है और हमारी डाटिव की भी है। अगर मैं इस प्रपोजिशंस की बात करूं तो ये हमारी जो है, हमारी है 9 प्रपोजिशंस है। ये हमारी 9 प्रपोजिशंस है।
और इन 9 prepositions को एक कोड दिया गया जिससे याद रहे AAH UUVINZ। तो यानी कि जो 9 preposition थी उनको एक कोड दिया गया AAH UUVINZ। अब ये तो अक्यूजेटिव की भी है prepositions, अब दाटिव की भी prepositions है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि किसकी prepositions है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज डिसाइड किया कि अगर सेंटेंस में मोशन होगा और साथ में लोकेशन भी चेंज हो रहा है तो लोकेशन चेंज हो रहा है तो वो अक्यूजेटिव होगा। एक बार ये फिर से बताना। अभी बता रहा हूँ। और नो मोशन होगा या ऐसा कुछ, नो मोशन या नो लोकेशन चेंज या लोकेशन चेंज भी होगा, दोनों चीजें होनी चाहिए। लोकेशन लिख लो यहाँ पर, नो लोकेशन चेंज, यानी कि मोशन भी होना चाहिए साथ में लोकेशन भी होना चाहिए तो वो अक्यूजेटिव होगा, अदरवाइज दाटिव होगा। देखो मैंने क्या बताया, देखो अक्यूजेटिव और दाटिव की तो खुद की बेटियां थी, अक्यूजेटिव और दाटिव की खुद की बेटियां है ना, ये देखो यस सर। अक्यूजेटिव और दाटिव की तो खुद की बेटियां हैं। ये जो 7 इनकी और 10। अक्यूजेटिव की 7 बेटियां हैं, दाटिव की 10 बेटियां हैं जिनको नाम भी हैं फुडबोके और फोंदू सनम बागा। अब इन्होंने क्या किया, अक्यूजेटिव ने और दाटिव ने मिलके क्या किया, कुछ बेटियों को अडॉप्ट किया, यानी कि 9 prepositions को अडॉप्ट किया जिनको एक कोड दिया गया AAHUUVINZ। अब ये तो इन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आई कि भाई मेरा क्या काम होगा, तुम्हारा क्या काम होगा। तो इन्होंने बोला कि अगर सेंटेंस में मोशन होता है और साथ में लोकेशन भी चेंज होता है तो वो prepositions अक्यूजेटिव की कहलाएगी, और अगर सेंटेंस में नो मोशन और नो लोकेशन ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो दाटिव की कहलाएगी। सिंपल सा, इसको एक कोड दे देते हैं, जैसे कि मोशन MLA, MLA के नाम से जानते हैं, सिंपल सा मोशन लोकेशन अक्यूजेटिव, MLA के नाम से जानो, अगर MLA है, ML है तो अक्यूजेटिव, MLA यानी कि सेंटेंस में मोशन भी हो रहा है लोकेशन भी चेंज हो रहा है तो अक्यूजेटिव है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, देखो बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, क्या होगा ये, अक्यूजेटिव होगा कि दाटिव होगा? बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, अक्यूजेटिव। घूम रहे हैं, अक्यूजेटिव। नहीं, ऑब्जेक्ट मेरा पार्क है, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, बच्चे एक ही पार्क में घूम रहे हैं, मोशन तो हो रहा है लोकेशन थोड़ा ना चेंज हो रहा है। अब मैं देखो, अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, बच्चे एक पार्क से दूसरे पार्क में घूम रहे हैं, अक्यूजेटिव। ये अक्यूजेटिव है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी सिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, दाटिव। मेरी सिटी के ऊपर, दाटिव। वो दाटिव है, मोशन तो उसमें हो रहा है, हाँ जी। लोकेशन चेंज नहीं हो रहा, वो मेरी सिटी के ऊपर ही मोशन कर रहा है। अब मैं बट बोल रहा सर हूँ इसमें तो दाटिव में नो मोशन लिखा है। नहीं, मोशन हो सकता है, लोकेशन यानी कि नो साथ में होना चाहिए, मोशन और लोकेशन दोनों साथ में होना चाहिए। अच्छा, हाँ, हो सकता है कि कुछ चेंज हो, ठीक है, इसमें सर स्लैश किया है। नो मोशन आप कर सकते हो, इसमें नो लोकेशन चेंज ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप इसको सीधा सा लिखो, ये गलत लिख दिया मैंने, सिंपल सा आप लिखो नो लोकेशन चेंज, नो लोकेशन चेंज। मतलब मोशन दोनों में होगा, एक में मोशन के साथ लोकेशन चेंज होगी और एक में ऐसा भी हो मोशन। सकता है, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि मैं चेयर पे बैठा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई लोकेशन चेंज ही नहीं हो रहा, ना या मोशन तो, हो रहा है। बट यहाँ तो मोशन भी नहीं हो रहा ना, बैठे ही हुए हैं। हाँ बस सिंपल है, लोकेशन भी तो चेंज नहीं हो सर रहा तो ना। मतलब कि दाटिव में नो मोशन या मोशन दोनों हो सकता है बट लोकेशन उसमें चेंज नहीं होगी ना। हाँ लोकेशन चेंज नहीं होगा, ऐसा ऐसा मान सकते हो और अक्यूजेटिव में मोशन के साथ लोकेशन आप, चेंज होगी। लोकेशन चेंज होना चाहिए, MLA इसलिए मैंने बताया, अगर आपको सिर्फ MLA का ध्यान रखना है, मोशन और साथ में लोकेशन तो आपको दाटिव, अदरवाइज दाटिव, बस सिंपल सा इतना ध्यान रखो MLA, ठीक है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी सिटी से हेलीकॉप्टर दूसरी सिटी की तरफ जा रहा है तो ये क्या हुआ, अक्यूजेटिव। ये आपको दाटिव हुआ, मोशन भी हो रहा है और साथ में लोकेशन भी चेंज हो रहा है, 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ जा रहा है,
तो इस टाइप का कोई सेंटेंस बनेगा तो वो एक्कुजेटिव की प्रीपोजिशंस का यूज होगा। अगर उसमें कोई मोशन नहीं है या कुछ नो लोकेशन चेंज है तो वो मेरा डाटिव का होगा, सिंपल सा ऐसा कुछ। और अगर एक लाइन हो सिंपल, मैं घूमने जा रहा हूँ लेकिन बता नहीं रहे कहाँ घूमने जा रहा हूँ, तो घूमने जा रहा हूँ घूमने मोशन जा रहा हूँ तो मोशन तो हो रहा है ना, मोशन भी हो रहा है, आपका लोकेशन भी चेंज हो रहा है, आप एक जगह पे तो नहीं घूम सकते ना। हाँ, तो फिर वो अपना एक्कुजेटिव भी एक्कुजेटिव। ठीक है। तो ये है। अब जैसे मैं बोलूं कि मेरा ऑब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं रूम में घूम रहा हूँ, मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट रूम है, मैं रूम में ही घूम रहा हूँ, रूम में ही घूम रहा हूँ, डाटिव हो गया ना मोशन तो तो। हो रहा है, लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैंने बोल रहा हूँ कि पेंटिंग को दीवार के ऊपर लगा दो, ये क्या होगा, पेंटिंग को वॉल के ऊपर लगा दो, पेंटिंग एक्कुजेटिव। एक्कुजेटिव सर लेकिन डाटिव। पेंटिंग को उठा के हमें लगाना पड़ेगा तो मोशन भी हुआ हम्म और लोकेशन भी उसमें चेंज होगा, कहीं पे क्या पता वो लेफ्ट में हो, अब उसको हम राइट में लगा रहे हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा यहाँ पे, अब मैं जैसे बोलूं कि पानी की बोतल मेज पर रखी है, डाटिव। डाटिव, डाटिव। सिंपल सा, ठीक है। तो सिंपल सा ये चीजें हैं। अब ये चीजों की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ये चीजों की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखो इस केस की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इनका सेंटेंस बनाने का तरीका ऐसे, सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखी, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखी, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखी, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट एक लिखा, ऑब्जेक्ट एक प्लस ऑब्जेक्ट टू, यहीं से आप समझ जाओगे सारा लॉजिक। सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखी, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट वन लिखा, ऑब्जेक्ट वन और प्लस मैंने यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन लिखी और साथ में मेरा ऑब्जेक्ट टू लिख दिया। एक लाइन में 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। क्या? हाँ, क्यों नहीं होते, होते हैं प्रेपोजिशंस के बाद में। देखो सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। नॉमिनेटर सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, ठीक है। अब हमारे को देखना है कि हमारी वर्ब किसकी यूज हो रही है, वर्ब किसकी यूज हो रही है। अगर ये यहाँ पे मेरी वर्ब एक्कुजेटिव की यूज हो रही है तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी मेरा एक्कुजेटिव हो जाएगा। और एक्कुजेटिव का मतलब क्या है, एक्कुजेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि एक्कुजेटिव की वर्ब है। अब जैसे कि आपको वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं आई लव यू, तो अब आपको पता है लव किसकी वर्ब है, लव किसका बेटा है, आपको पता है। अभी मैंने एक्कुजेटिव का, एक्कुजेटिव का तो मैंने यहाँ पे आई लिखूंगा इश और लव को लीबन बोल, लिबे। लीव लिखूंगा रूट। लिव अब यहाँ पे यू के लिए मैं क्या, कौन सी टेबल का यूज करूंगा, डिश। पर्सनल। इश का। मैं यहाँ पे डिया का तो यूज नहीं कर सकता ना, नो सर, क्यों, एक्कुजेटिव क्योंकि ये का यूज एक्कुजेटिव करेंगे। का बेटा है, क्योंकि ये एक्कुजेटिव का बेटा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर ये वाली वर्ब मेरी डाटिव की है तो ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, डाटिव। यानी कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई हेल्प यू, तो हेल्प किसका बेटा है, इश, डाटिव का। तो इश हेल्प पे, हेल्प तो यहाँ पे क्या आएगा, डिश आएगा कि डिया आएगा, हेल्प से डिया डिश। डिया 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 आएगा। आएगा, डिया डिया। डिया आएगा। यानी कि हमें टेबल के बारे में पता लग गया कि कैसे यूज करनी है। अब ये हमें कौन यस बताएगा, सर। कैन यू रिपीट इट वंस अगेन? क्या, पूछो। सर ये एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, स्टार्टिंग से आप देखो जो बता रहे थे। देखो मेरे कोई भी हमारा सेंटेंस बनता है ना, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है ना। तो
सब्जेक्ट ऑलवेज नोमिनेटिव होता है, यानी कि सब्जेक्ट हमेशा नोमिनेटिव होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूं। अब देखो, अगर मैंने बताया ना, जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई थी कि जर्मन दादाजी, उनके 4 बेटे और फिर उनके आगे बेटे और बेटियां, है ना। तो हमारी जो वर्ब्स है ना, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं। कुछ वर्ब्स नोमिनेटिव के पास में है, कुछ वर्ब्स आक्यूजेटिव के पास में है, तो कुछ वर्ब्स हमारी डाटिव के पास में है। तो वो वर्ब्स किसकी है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगेगा। यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगेगा कि वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ये वाली वर्ब यहाँ पे, जो वर्ब, अगर कोई यहाँ पे वर्ब यूज होती है अक्यूजेटिव की, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी मेरा अक्यूजेटिव हो जाएगा। यानी कि जो मेरी वर्ब है वही मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अक्यूजेटिव का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई लव यू, तो आई को बोलते इश, लव को बोलते लीबे। अब यू क्या है, अब अगर ये मेरी अक्यूजेटिव है तो ये भी तो मेरा अक्यूजेटिव हुआ ना। तो यहाँ पे मैं क्या टेबल का यूज करूंगा, अक्यूजेटिव की टेबल का यूज ही करूंगा। जैसे क्या टेबल क्या है, इश, मिश, मिया, टू, डिश। डिश आएगा यहाँ पे यू के लिए, दिया नहीं आएगा, क्योंकि दिया तो मेरा डाटिव है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं आई हेल्प यू, हेल्प मेरी किसकी वर्ब है, हेल्प मेरी डाटिव की वर्ब है, तो ये भी मेरा डाटिव हो गया। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, डाटिव की टेबल का यूज करूंगा, दिया का। अभी करके बताऊंगा। बेसिकली ऑब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड करेगा, कौन सी कैटेगरी का हाँ, वर्ब हो। वर्ब्स पे डिपेंड करेगा कि जो हमारी वर्ब, जिस भी फैमिली की हमारी वर्ब होगी, अगर वो अक्यूजेटिव फैमिली की वर्ब है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हमारी डाटिव की है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट हमारा डाटिव का हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हमारा इनडाटिव का हो जाएगा। सर, हम्म, इनकी जो वर्ब की फैमिली पहचानने के लिए तो हमको वर्ब याद करनी पड़ेगी ना कि सर अक्यूजेटिव में कौन सी है और डाटिव में कौन सी है। हाँ, वो मैं दूंगा ना आपको वर्ब्स। अभी तो कुछ वर्ब्स दूंगा मैं, ओके सर, धीरे धीरे जब आप आगे चलोगे ना तो आपको सारी वर्ब्स क्लियर हो जाएगी। ओके सर, ओके। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये मेरी वर्ब अगर यहाँ पे डाटिव की है तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, इसके सामने है तो यही हो जाएगा डाटिव। और दूसरे यस वाला सर, मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव क्योंकि एक मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक मेरा इनडायरेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल सा। अगर यहाँ पे वर्ब मेरी डाटिव की है तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी मेरा डाटिव हो गया। अगर यहाँ पे मेरी प्रीपोजिशन अक्यूजेटिव की है तो ये वाली ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव। यहाँ पे मेरी प्रीपोजिशन अगर डाटिव की है तो ये भी मेरा डाटिव हो गया। यहाँ यस पे अगर सर, मेरी जेनेटिव की प्रीपोजिशन है तो ये भी मेरा जेनेटिव हो गया। सिंपल सा फंडा, क्लियर हुआ। यस यानी कि सर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये कौन आइडेंटिफाई करेंगी, जर्मन वर्ब। की वर्ब्स और प्रीपोजिशंस। यस सर, पोजीशन, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ एक सेंटेंस बनाता हूँ, मान लो कि कोई ऐसा एक सेंटेंस बनता है, दिस गिफ्ट इज ओनली फॉर यू, दिस गिफ्ट इज ओनली फॉर यू। तो यहाँ से कैसे पता लगेगा, ये मेरी किसकी प्रीपोजिशन है, फॉर को बोलते हैं फुआ, सर डाटिव। फुआ का मतलब होता है, यानी कि ये किसकी है, अक्यूजेटिव की है, अक्यूजेटिव की है। तो ये मेरा क्या हो गया, अक्यूजेटिव ही हो गया। अक्यूजेटिव। फॉर को क्या बोलते हैं, फुआ, तो यू के लिए क्या होगा यहाँ पे, डिश। सिंपल। यानी कि हमारे सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट को कौन आइडेंटिफाई करेंगी, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगी हमारी वर्ब्स और प्रीपोजिशंस। इसलिए हमने ये चीजें सीखी हैं कि जर्मन केस के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम सेंटेंस बनाएंगे ना तो हम आराम से सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। देखो अभी एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी देखो किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आई लव यू, you love me, I help you।
ठीक है, देखो अब मेरे को पता है कि मेरी जो लव है ना, लव मेरी किसकी वर्ब है? Accusative. Accusative की वर्ब है। ये भी मेरी accusative की वर्ब है, accusative के लिए ये सेम ही है लव। हेल्फन मेरी dative की। Dative. दाटिव की है। तो आई को मैं क्या लिखूंगा? इश। हाँ, इश, लव को क्या लिखूंगा? लीबन होगा, लीबे, लेकिन Liebe. लीब लिख के आई का फ्रेंड कौन है? ई। हम्म, इश लीबे। अब यहाँ पे ये मेरा accusative हुआ, Dish. तो ये भी तो मेरा डिश, accusative हो जाएगा। Dish. हाँ, तो यहाँ पे यस सर, सेकंड का यूज होगा, जो हमारी सेकंड नंबर की टेबल है। इश मिश मिया डू डिश दिया, तो यू को बोलते हैं डिश। ठीक है। अगर मैं यू को क्या बोलते हैं? यू को बोलते हैं डू, डू, और लव को बोलते हैं लीब, और डू का लिवेस्ट, फ्रेंड लिवेस्ट, तो यहाँ Mish. पे ये मेरा एक्कुजेटिव है, मिश, तो ये भी मेरा एक्कुजेटिव हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हम टेबल नंबर सेकंड का यूज करेंगे, यानी कि मिश। मिश, अब आई को क्या बोलते हैं? इश। Dish. इश, Helfen. हेल्फे, Helfe. पे Dia. अब यहाँ पे डिया, क्योंकि ये मेरी डाटिव है, तो ये भी मेरा डाटिव हो गया, और डाटिव का मतलब है टेबल नंबर 3। तो यहाँ पे टेबल नंबर 3 का यूज होगा इश हेल्फे डिया। डियर। ठीक है। तो आगे हम कल बहुत सारे सेंटेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये समझना है कि ये क्या चीजें होती हैं। तो कोई मेरे को एक बार एक्सप्लेन करोगे स्नेहल? या तो स्टोरी से समझा दो मेरे को, जर्मन दादाजी ऐसा कुछ समझा दो, या केस या वर्ब के अकॉर्डिंग समझाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग समझा दो, जैसे आपको। ओके सर। हाँ जी सर, जर्मन केस जो है वो हमारे दादाजी है। दादाजी के 4 बेटे हैं, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव और जेनेटिव। और पता है, जब किसी के बेटे होते हैं उनकी वाइफ तो होती है, जब उनकी शादी हो जाती है तो नॉमिनेटिव की वाइफ हो गई सब्जेक्ट, एक्कुजेटिव की होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डाटिव की होगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जेनेटिव की होगी पॉजेसिव। ठीक है। तो जब उनकी वाइफ होती है तो बेटे भी होंगे और उनकी बेटियां भी होती है। ठीक है। जो नॉमिनेटिव की है उसके 4 बेटे हैं और उसकी कोई बेटी नहीं है। ठीक है। और जो हमारे एक्कुजेटिव है उसके 150 तो बेटे हैं और 7 उसकी बेटियां हैं। ठीक है। और जो डाटिव है उसके 50 तो बेटे हैं, 10 उसकी बेटियां हैं। और जो जेनेटिव है उसके बेटे नहीं है, ओनली उसकी बेटियां, उसकी 7 बेटियां हैं। और इनको एक कोड भी तो दिया गया है, एक कोड दिया गया हाँ जी, हाँ जी। नॉमिनेटिव को कोड नहीं दिया है उसको, उसकी उसके 4 बेटे हैं ना, वो हमको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। उसका पहले बेटे का नाम है जाइन, हाइजेन, और सर ये क्या था, लाइबेन, नहीं ब्लाइबेन और वियार्डन। ठीक है। और एक्कुजेटिव का एक कोड मिला हुआ है, उस कोड का नाम है FUDBOGE। सर इसको क्या बोलेंगे? फुडबोगे, फुडबोगे। और डाटिव को भी एक कोड दिया गया है, फोन सू सनम भागा। ठीक है। और जेनेटिव को भी एक और दिया गया है, वी वेस्ट डी, वेट डी। यस सर। ठीक है। तो सिंपल सा है। आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके डाटिव ने और एक्कुजेटिव ने मिलके, एक्कुजेटिव और डाटिव ने मिलके टू वे प्रीपोजिशंस को अडॉप्ट किया, जिनके अंदर 9 प्रीपोजिशंस आती हैं। और इनको कैसे डिसाइड हुआ कि अगर सेंटेंस में मोशन और लोकेशन चेंज होगा तो एक्कुजेटिव नो मोशन होगा, या नो लोकेशन ऐसा कुछ भी होगा। अगर नहीं होगा तो डाटिव होगा। सिंपल सा। प्राची एक बार एक्सप्लेन करोगे? प्राची और कोई एक्सप्लेन करेगा? सिंपल सा, या तो स्टोरी से कर दो या सिंपल जर्मन केस उसके 4 नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव, कोई भी एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले जो जर्मन केसेस हैं, मतलब उनको दादाजी बोला और उनके 4 बेटे थे, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव और जेनेटिव। तो बेसिकली उनके 4 बेटे थे और उनकी फिर सबकी एक वाइफ थी। एक नॉमिनेटिव की सब्जेक्ट, एक्कुजेटिव की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डाटिव की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जेनेटिव की पॉजेसिव। अब इनके आगे मतलब नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर और सन हुए, तो वर्ब्स को हमने सन कंसीडर करा बेटा, और डॉटर हमने प्रेपोजिशन कंसीडर करी है बेटी। तो नॉमिनेटिव के 4 बेटे और 0 मतलब कोई बेटी नहीं थी, और उसके 4 बेटों के नाम जियान, हाइफन, जाइन, हाइफन, जाइन, ब्लाइटन और वियार्डन। और ब्लाइटन। हाँ।
और सिमिलरली आकुजाटिव के 150 बेटे और 7 बेटियां थी, और इनकी बेटियों का नाम लर्न करने के लिए हमने उनके इनिशियल्स वर्ड उठा लिए, जैसे FUD, और उसको फूड बोगे एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया। और इसके जो 150 बेटे थे उनके में से 3 बेटों के नाम बता दिए, जैसे लीबन, लियानन और हाबन। और फिर डाटिव के 50 बेटे थे और 10 बेटियां थी, और उसकी 10 बेटियों का नाम लर्न करने का जो शॉर्ट कीवर्ड था वो था वॉनसूस सनम भागा। ठीक है, और इसके जो 2 बेटे थे, एक का नाम गेबन और हेल्फन। ठीक है, और जो जेनेटिव था उसका कोई भी बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ 7 बेटियां थी, उसका नाम था वी वेट्स डी के नाम से। फिर आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके आकुजाटिव और डाटिव ने मिलके कुछ मतलब 9 बेटियों को अडॉप्ट कर लिया, और उनको एज ए ग्रुप 2 वे प्रेपोजिशंस बोलते थे, और उनका नाम लर्न करने के लिए उन्होंने एक कीवर्ड बना दिया AAHUUV और INZ करके। फिर उसके बाद अब उन्होंने देखा कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी आपस में, तो उन्होंने कहा मोशन और अगर लोकेशन चेंज हो रही है तो वो आकुजाटिव में जाएगा, और अगर लोकेशन चेंज नहीं हो रही तो वो डाटिव में जाएगा। जैसे कि पार्क में बच्चे घूम रहे हैं तो वो एक ही पार्क के अंदर थे, लोकेशन चेंज नहीं हो रही थी, तो वो डाटिव की कैटेगरी कंसिडर होगी। लेकिन अगर बच्चे एक पार्क से दूसरे पार्क में जा रहे हैं तो वो लोकेशन भी चेंज कर रहे हैं, तो वो आकुजाटिव की कैटेगरी में हो जाएगा। मैं घूमने जा रहा हूँ तो वो आकुजाटिव, क्योंकि मैं अपनी करंट लोकेशन छोड़ रहा हूँ। मैं रूम में ही घूम रहा हूँ तो मैं लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो डाटिव हो जाएगा। परफेक्ट। फिर ये स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होता है? हाँ, फिर उसके बाद अब जितने भी हमारे वर्ब्स हम यूज करेंगे उस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होगा। वर्ब्स और प्रेपोजिशन पे डिपेंडेंसी होती है कि हम ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आकुजाटिव या डाटिव। तो सब्जेक्ट तो सिंपली नॉमिनेटिव हो जाएगा, तो हमें पता है जहाँ पे भी आई आ रहा है वहां पे इश यूज कर लो, जहाँ पे भी यू आ रहा है वहां पे डू यूज कर लो। लेकिन जो वर्ब और ऑब्जेक्ट में रिलेशन होगा, जैसे अगर वर्ब आकुजाटिव की होगी तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव का होगा। जैसे लव को लीबे बोलेंगे और उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे आई लव यू, तो इश लीबे डिश, क्योंकि डिश भी आकुजाटिव है और लव भी आकुजाटिव है। परफेक्ट। और सिमिलरली अगर आई हेल्प यू, हेल्प जो हो गया वो डाटिव हो गया हेल्फे, तो यू भी डाटिव वाला यूज करेंगे दिया। परफेक्ट। हाँ, और फिर जैसे इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट और वर्ब और प्रीपोजिशन भी यूज हो रहा होगा, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो भी उसी पे डिपेंड करेगा कि उसके आगे कौन सी प्रीपोजिशन या कौन सा वर्ब यूज हो रहा है। अगर आकुजाटिव वर्ब या प्रीपोजिशन है तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर डाटिव है तो डाटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मतलब उसकी उस पे डिपेंडेंसी है, लाइक जैसे आपने एग्जांपल वर्ब्स और प्रीपोजिशंस पे ही डिपेंड होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा। जैसे आपने बोला था द गिफ्ट इज ओनली फॉर यू, तो फॉर जो है वो आकुजाटिव हो गया, तो उसका जो यू होएगा वो भी आकुजाटिव हो जाएगा, डिश यूज हो जाएगा। डिश हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? यानी कि अब आपने तीनों चीजें सीख ली हैं। पर्सनल प्रोनाउंस भी आपको आते हैं, आपको वर्ब कंजुगेशंस करना भी आता है, और आपको केसेस भी आते हैं। आपको अभी वर्ब्स के बारे में नहीं पता, कुछ वर्ब्स के बारे में पता है, जैसे नॉमिनेटिव के 4 वर्ब्स के बारे में पता, आकुजाटिव की 3 ही वर्ब्स के बारे में आपको पता है, और डाटिव की 2 ही वर्ब्स के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ पेंडिंग है, ठीक है, जो कि मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेंटेंस बनाने के लिए अब रेडी हैं। यानी कि सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अभी हमें वोकैब के लिए फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वोकैब नहीं आती। हमें ग्रामर तो यहाँ से पार्ट आ गया समझ में कि कैसे कैसे सेंटेंस बनता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मान लो अगर मैं सेंटेंस बनाता हूँ दिस गिफ्ट इज ओनली फॉर यू, तो आपको गिफ्ट के बारे में नहीं पता, गिफ्ट को क्या बोलते हैं, है ना, ओनली को क्या बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें सीखने के लिए मैंने भेजे हैं लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5। तो उसमें से कुछ वोकैब है, वो थोड़ा सा आप बैठ के 1 पेज या 2 पेज याद करो, ताकि हमें वोकैब के लिए फाइट ना करनी पड़े। ठीक है,
यानी कि आपको मेरी हेल्प ना लेनी पड़े कि गिफ्ट को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो एक बार आप जो लेसन 4 और लेसन 5 में जो मेरी वोकैब मैंने आपको भेजी है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा बैठ के वोकैब को याद करो। उसमें नाउन्स भी हैं, उसमें एडजेक्टिव्स भी हैं, उसमें एडवर्ब्स भी हैं, और उसमें कुछ वर्ब्स भी हैं। ठीक है, तो एक बार वर्ब्स को याद कर लो। उसमें जो वर्ब्स हैं, पहले वर्ब्स को याद कर लो, फिर उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ब्स किसकी है, ये वर्ब्स किसकी है। ठीक है, तो कल हम सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ से हमारा ऐसे करते करते हम सेंटेंस बनाने में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। चलो ठीक है, कल सेकंड कल सैटरडे है ना, कल तो नहीं होगा क्लास। सैटरडे और संडे आपको वो कैब ही करना है। ठीक है, मंडे आपकी क्लास ओके होगी। सर। कल ओके सर। लेसन 2 का डेमो मतलब लेसन 2 का डेमो होगा कल, नहीं जो लेसन 2 का डेमो कह रहा हूँ, लेसन 2 जिसका बचा हुआ है उसकी कल क्लास होगी। मैं टाइम बता दूंगा किस टाइम पे होगा। और दिन में तो नहीं होगी ना, मतलब शाम नहीं, को शाम में ही होगी, 6 बजे के बाद ही। ठीक है सर जो 15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है सेकंड चैप्टर का, वही होगा ना हाँ वही कल? बता रहा हूँ। हाँ, फिर 15 से 20 मिनट का है। ओके सर। ठीक है, देखो यहाँ Okay, पे मैंने thank you ये, so अगर आप much. पीडीएफ देखोगे ना, ये अगर पीडीएफ देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स Yes, के sir. नाम भी लिखे हुए हैं। देखो ये नॉमिनेटिव की 4 वर्ब्स हो गई, नॉमिनेटिव की कोई प्रीपोजिशंस नहीं है। अक्कुसाटिव की देखो यहाँ पे क्या है, ये रिवर्ब्स haben, sehen, kaufen, 5 lieben, वर्ब हो गई। 5 ये वर्ब्स। 150 ये में से अक्कुसाटिव आपने की प्रीपोजिशन एफ यू डी फुड हो गए, इसका मतलब क्या होता है ये रहा। ठीक है, डाटिव की ये 5 वर्ब्स हो गई यहाँ पे, है ना। डाटिव की ये प्रीपोजिशंस हो गई, है ना। पूरी प्रीपोजिशंस मैंने नहीं लिखी है, कुछ ही लिखी है। ठीक है, समझाने के लिए। जेनेटिव को आपको करना नहीं है, जेनेटिव की वर्ब्स हैं ये, प्रीपोजिशन जेनेटिव की वर्ब्स भी यूज होती हैं, लेकिन अलग तरीके से होती है। वो चीज आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, वो आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये है। अब आप लेसन नंबर 3 देखोगे ना, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। यानी कि जब मैंने आपको पहले भेजा था तो आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि पता नहीं कितना हार्ड है जर्मन, है ना। लेकिन अब अगर आप देखोगे इसको तो आपको 50% तक समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना लेसन 3 समझ? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, बाकी जब हम सेंटेंस बनाएंगे, सारे सेंटेंस हम बनाएंगे, तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा कैसे सेंटेंस बन रहे हैं। चलो ठीक है।